अगस्त का महीना साल 2024, जब बांग्लादेश के अंदर हम देखा किस तरीके से तख्ता पलट हो जाता है। शेख हसीना भारत आती हैं और उसके बाद किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस की बन जाती है। लेकिन अब एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट होने जा रहा है। आज एक खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर जनरल के सिन्हा साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। अब कहा जा रहा है कि एक बार फिर तख्ता पलट होगा और तख्ता पलट भी ऐसा होगा कि आर्मी की एक मीटिंग होती है, फैसला होता है अंदर खाने बहुत कुछ, लेकिन मीडिया में नहीं आ पाता है। आप क्या इस बाबत कहेंगे? जय हिंद हर्ष। देखिए, हम लोग बांग्लादेश की बात आज के संदर्भ में कर रहे हैं, मगर थोड़ा सा जल्दी से मैं उसके बैकग्राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबको पता है कि 1971 में ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, जिसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान था 71 की लड़ाई में। और उसके बाद बांग्लादेश आज 73 इयर्स का समय पूरा हुआ है। मेरे ख्याल से बांग्लादेश की जो लिबरेशन वॉर थी वो 25 तारीख जो अभी गई है मार्च में, इस दिन शुरू हुई थी और 16 दिसंबर में जब इंडियन आर्मी ने जहाँ पर सरेंडर लिया था वो वहाँ जाके समाप्त हुई थी। इस दौरान बांग्लादेश को समझने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। शेख मुजीबुर रहमान, क्योंकि ये इसकी संदर्भ है, इसका पूरा इसके साथ जुड़ा हुआ है। जो शेख मुजीबुर रहमान थे बंग बंधु, और उनका बहुत बड़ा ये है हाथ है और उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी रही है। और जब 1971 में अवामी लीग आई, और पहले तो वो प्रेसिडेंट थे, फिर अवामी लीग लाई, तो ये क्योंकि आप अभी बात कर रहे हैं मिलिट्री कू की, सत्ता परिवर्तन के लिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। सबसे पहला जो मिलिट्री कू हुआ था बांग्लादेश में वो 1975, 4 साल, 71 में वो आज़ाद हुआ, 75 में हुआ, और जो शेख मुजीबुर रहमान थे उनको मार दिया गया। उनके जो इतनी बड़ी कू थी वो, और ये आर्मी की मिलिट्री कू थी बांग्लादेश राइफल्स के तरह, और उसमें वो लोग काबिज़ थे, वो जो आज भी काबिज़ हैं, जो अवामी उसको जो भी कट्टरपंथी थे उस ज़माने में, जो जमात इस्लाम के लोग थे या राजाकार्स थे, वो जो कि पाकिस्तान की आर्मी को मदद कर रहे थे उस दौरान, और वहाँ कत्लो गारत जो हुई थी, जो रेपिंग हुआ था, उनमें उनका बहुत बड़ा हाथ था। आज भी वही तत्व और उससे भी ज़्यादा, क्योंकि पकड़ यंग स्टूडेंट्स की हुई है। 1975 की जो मिलिट्री कू की बात, और इससे अभी की कू के मैं आपको थोड़ा सा समझाने की चेष्टा करूँगा। उसमें जब कू हुआ था तो मुजीबुर रहमान के घर के अलावा उनकी बेगम, उनके 3 बेटे, उनको मार दिया गया था। और उस समय भी था, और ये भी उससे उधर पाकिस्तान के तरफ से मोरलेस वो तत्वों ने किया था, और ये चाहते थे कि जो वहाँ पर अवामी लीग की और जो बंग बंधु की एक कॉन्सेप्ट है कि इससे लिबरेशन हुई थी, उसकी पूरी की पूरी उसको मिटा दें, उसकी इतिहास को बदल दें और ये हट जाए। और इसी दौरान, क्योंकि अभी मोहम्मद यूनुस की बात चलती है, तो ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, 71 वॉर के समय या जब लिबरेशन वॉर था तो मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में नहीं थे, ये अमेरिका में पढ़ाई करते थे, और वहाँ पर ये 72 में, 71 के बाद 72 में आए थे। और जो हम चिटगांव के इलाके में यूनिवर्सिटी में वहाँ पर आए, तो ये उस ज़माने में भी इसके अगेंस्ट थे, क्योंकि 1971 में आपको पता होगा कि अमेरिका वाज अगेंस्ट दिस, क्योंकि उसका 7th फ्लीट भी आया था, पाकिस्तान ने ये करवाया था उसके मदद के लिए, मगर उसके बावजूद ये कार्रवाइयाँ हुई। अब छोटे से और मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि ये बैकग्राउंड बहुत इम्पॉर्टेंट है। बांग्लादेश में 29 छोटे बड़े कू हुए हैं, 29, 73 या 74 इयर्स अब जो उसका समय है। इस दौरान 29 मिलिट्री कू का होना, जिसमें 2 कू बहुत इम्पोर्टेंट है। 1975 जो मैंने अभी आपको बताया, जिसमें पूरे बंग बंधु को मार दिया गया, और आज के और 2009 में उसकी 2007, 2008, 2009 में भी एक कू बहुत बड़ा, ये 2 मिलिट्री कू हैं। इसके अलावा 29 छोटे बड़े तख्ता पलट की ये हुई है। आपने कहा कि आज ऐसा लग रहा है कि तख्ता पलट, तो उसका बैकग्राउंड मैं क्विकली आपको बताना चाहूँगा। देखिए, आपने अगस्त 2024 की बात की।
उसके पहले यदि आप लेते हैं जनवरी 2024 में, तो शेख हसीना अवामी लीग की 5वें बार सत्ता में आई थी, जो कि सबसे बड़ा लंबा दौर रहा है। और उस समय भी सकबुहाहट थी जब इस इलेक्शंस के दौरान 5वें जो इलेक्शंस था उसमें जो चुन के आई थी कि बहुत सारे डीप स्टेट से, खास के अमेरिका एंड वेस्टर्न वर्ल्ड भी इसके साथ था, चाइना था, पाकिस्तान था, वो नहीं चाहते थे कि शेख हसीना, क्योंकि उनका कोजीनेस इंडिया के साथ था और वो एक्चुअल डेमोक्रेसी की बात करती थी। और देखिए जब वो मारे गए थे शेख मुजुर्रमान, उनकी बेगम और उनके 3 बेटे, तो शेख हसीना शायद वो रहती तो वो भी ख़त्म हो जाती, मगर वो अपनी पढ़ाई कर रही थी जर्मनी और उनकी सिस्टर्स, और 71 के बाद वो भारत आई थी और भारत में ही रही हैं, उसके बाद इनका हुआ। तो भारत के साथ उनका बहुत लगाव है और डेमोक्रेसी के वो एब्सोल्युटली पुजारी हैं। अभी जो अब जनवरी 2024 की बात कर रहे हैं, जब ये हुआ तो उस समय भी बहुत सारी चीज़ें यदि आपने रखी होंगी तो बहुत बार अमेरिका ने ये ट्राई किया, और वेस्टर्न पावर और डीप स्टेट, अमेरिका डायरेक्ट नहीं, डीप स्टेट ऑफ अमेरिका, वो ट्राई कर रहा था कि ये सत्ता में ना आए, मगर क्योंकि लोगों की ये थी और सत्ता में चुन के आई। और ये उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त का महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ पर यदि आप देखेंगे कुछ शक्तियाँ जो खुल कर आई, उसमें छात्रों का बहुत बड़ा योगदान है, और रेडिकलाइज छात्र हैं, छात्र शिविर हैं, जो कि स्टूडेंट फॉर वो अभी SDS कुछ ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बना करके हैं जिसमें कट्टरता बहुत ज़्यादा है। और एक हिजबुल तहरीर करके एक संगठन है जिसकी स्थापना फ़लस्तीन में हुई, जो गजावत हिंद के जो हम लोग यहाँ पर बात करते थे, उसी तरह वो एक इस्लामिक स्टेट बनाने की बात करता हूँ। ISI से भी ज़्यादा है, वो अपना पैठ वहाँ काफ़ी जमा चुका है। तो इसके अलावा जो ये चीज़ बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी है। अभी दूसरी बात जो हर्ष आपने कहा कि सबको पता है कि जो 2 महीने के दौर में किस तरह से चीज़ें हुई, और 5 अगस्त को शेख हसीना को वहाँ के कहा जाता है कि आर्मी चीफ, जनरल वकार साहब, क्योंकि वो उनकी सिस्टर से भी कज़न सिस्टर से मैरिड हैं, और उनके फादर वालिद जान भी वहाँ के चीफ रहे हैं, और उनका बहुत इनके साथ लगाव है, इसलिए वो वहाँ से उनको निकाल कर, अदरवाइज जो ये तत्वें थी वो चाहते थे कि इनके प्रेसिडेंशियल पैलेस में अटैक करके इनको ये किया जाए, इन पर मुकदमा चलाया जाए, उनको हैंग किया जाए और इसको ख़त्म कर दिया जाए, अवामी लीग ख़त्म हो जाए। तो ये बैकग्राउंड है। अच्छा सर, मेरे ख़ास तौर पर 2 सवाल रहेंगे। एक तो यूनुस को पीछे से कौन चला रहा है बांग्लादेश के लिए? दूसरा सवाल ये रहेगा, क्योंकि अब बांग्लादेश की नज़दीकियां चीन और पाकिस्तान से ज़्यादा बढ़ रही हैं इस वक्त, हम देखें तो कितना असर आगे आने वाले समय में भारत पे भी पड़ने वाला है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बैंकॉक में भी एक मीटिंग होगी, तो चाइना के प्रेसिडेंट से मुलाकात होगी यूनुस की। ये 2 सवाल काफ़ी अहम है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, ये समझिए कि चेंज ऑफ रिजीम बाय डीप स्टेट, जो कि ट्रंप आने के बाद उस डीप स्टेट की वो बात करते हैं, डीप स्टेट बात होती है। डीप स्टेट क्या है? उसके अंदर में पेंटागन के लोग, कुछ लोग, पेंटागन फुल नहीं, उसके अंदर CIA का है, कुछ उनके फेडरल है, कुछ एजेंसियाँ हैं, इसकी बातें होती हैं। और कुछ ऐसे तत्व हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, जो कि हरदम वेस्ट से ये चीज़ें होती रही हैं। जो यूनुस साहब हैं, ये फ्रांस में थे, अपना इलाज करा रहे थे। मेरा क्वेश्चन खास तौर पर ये है, यूनुस के बारे में कहा, क्योंकि यूनुस की जो पहले बैकग्राउंड हमने देखा, आपने जैसे बताया कि वो बाहर पढ़े, किस तरीके से बांग्लादेश के लिए वो चाहते थे, लेकिन अचानक से जो आइडियोलॉजी बदली है, कट्टरपंथियों का जिस तरीके से वो साथ ले रहे हैं, तो क्या यूनुस एक कठपुतली की तरह बांग्लादेश में काम कर रहे हैं पीछे से? क्या अमेरिका में कोई ऐसा संगठन है या कोई ऐसी चीज़, आप इशारा समझ रहे हैं? ये मैं आपकी ज़ुबान से ही सुनना चाहता हूँ। देखिए, ये इसके पीछे तो अमेरिका का हाथ, चेंज ऑफ रिजीम के ऊपर में अमेरिका हरदम ये करता है पूरे विश्व के अंदर में। अमेरिका खुद, उसका जो मेन स्ट्रीम इन अमेरिकन, हो सकता है बाइडेन साहब ने दिया होगा, मगर डीप स्टेट करता है।
इन अमेरिकन डीप स्टेट के अंदर में आप भी जानते हैं जॉर्ज सोरोस का नाम आता है बहुत ज़्यादा, ऐसे बहुत सारे, और हेनरी किसिंजर होते थे उस ज़माने में जो चाइना, और इस तरह से बहुत सारे नाम हैं। उसको इस पटल में मेरे बोलना जाना वो सही नहीं होगा, मगर ये समझिए जो कि मेन स्ट्रीम अमेरिकन्स नहीं है और जिसको डोनाल्ड ट्रंप किनारा करना चाहते हैं, और वो चेंज ऑफ रिजिम वर्ल्ड ओवर वो करते हैं, और ख़ास करके अमेरिका इज़ अगेंस्ट इट बिकॉज 71 में उनकी 7th फ्लीट आ चुकी थी और वो खड़ी थी, तो उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा था। और 70 के दशक में यदि आप देखेंगे चाइना के साथ अमेरिका का आना, उस समय उसको रिचर्ड निक्सन के कहते हैं, वो उनकी एक थ्योरी थी कि रशिया और चाइना क्लोजअप हो रहे थे तो उसको भी छोड़ना, और भारत के अगेंस्ट में जो चाइना का राइज 70 के दशक से 90 के आसपास जो हुआ है, जो कि आज पूरे अमेरिका को ही आंख दिखा रहा है, वही कारण था उसका। तो ये डीप स्टेट करते हैं, और इस बार भी क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि जो डीप स्टेट्स है, वेस्टर्न डीप स्टेट, वो चाहती थी कि एक कंट्री ही बन जाए जो कि जिसमें म्यांमार का कुछ हिस्सा होगा, एक आइलैंड की बात होती है, और जो बांग्लादेश के हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि इंडियन ओशन रीजन है वहाँ पर एक देश बने जिसमें एक बांग्लादेश का भी चिटगांव का जो इलाका है, वो जो चिटगांव हिल्स हैं वो मिला करके, और म्यांमार का कुछ हिस्सा बन करके ये एक क्रिश्चियन स्टेट बने। और इसकी बात ऐसा नहीं कोई इमेजिनेशन है, इसकी बात शेख हसीना ने जब वो तख्ता पलट जब उनका हुआ उसके पहले जब वो चाइना से वापस आई थी अपने दौरे को ख़त्म करके, तो उन्होंने क्लियरली कहा था सेंट मार्टिन आइलैंड की बात होती है, जो कि अमेरिका वहाँ पर अपना बेस बनाना चाहता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर यूनुस के बारे में जब आप बात करना चाहते हैं, तो डॉक्टर जो ये हैं यूनुस साहब, जब मैंने सब बताया 72 में वो वापस आए और वो वहाँ पर यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते रहे, और उनका योगदान ये रहा है, और उनको जो भी नोबेल प्राइज़ मिली है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से, ग्रामीण बैंक में जो उनका योगदान रहा है, और उसके कारण बहुत फ़ायदा भी हुआ बांग्लादेश को। मगर ये उनको ऐसा नहीं कि उनको ये स्टैंड अलोन में ये मिला है, उनको स्टैंड अलोन नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है, उनको नोबेल प्राइज़ भी बैकडोर से दिया गया है टू मेक ए पपेट। तो वो, और उनमें कट्टरता भी बहुत है। कट्टरता इसलिए है कि वो पूरा का पूरा उनका लगाव आप अब तो खुल के सामने आ रहा है, पाकिस्तान के डीप स्टेट के साथ है। तो डीप स्टेट ऑफ पाकिस्तान, डीप स्टेट चाइना एज ए स्टेट एंड द अमेरिकन डीप स्टेट, जो ये चीज़ें हुई हैं उसका कारण ही है कि ये चीज़ यहाँ पर संलग्न थी और वो कर पाए। और उन्होंने छात्रों में भी जो रेडिकलाइज्ड हैं, जो कि कट्टरवादी हैं, उन छात्र संगठन जो छात्र शिविर कहते थे स्टूडेंट्स के, उनको, और उनमें बहुत सारे नाम हैं जो कि सारे के सारे एडवाइजर्स अभी बने हुए हैं। इस इंटरिम गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन 8 अगस्त को हुआ, और इनको बुला करके उन छात्रों ने ही इनको बुलाया, इनवाइट करके इनको बैठाया है। ही इज़ द केयर टेकर ऑफ द गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट। ही इज़ नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री, और ये नॉमिनेटेड रूलर नहीं है। उनको एक चीफ एडवाइज़र रखा है। अब जो ये हैं जितने भी रेडिकलाइज स्टूडेंट हैं जो उनके करीबी हैं, उन सारों उन्होंने अपना एडवाइज़र बनाया हुआ है। तो जो चीज़ें बांग्लादेश में हो रही हैं वो बेसिकली एक रेडिकलाइज एलिमेंट का ये हो रहा है, जिसमें हिजबुत तहरीर बहुत जोर से, और इंडिया ने उसको अभी बैन किया है, पिछले साल ही बैन किया है। अच्छा सिन्हा साहब, जो मैं चीन और पाकिस्तान, अभी आपने म्यांमार का भी जिक्र किया, क्योंकि म्यांमार में कुछ ऐसी चीज़ें खासतौर पर हो रही हैं जो मणिपुर के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं, वो चीज़ें हमने देखी हैं। अब अगर हम बांग्लादेश पाकिस्तान की बात करते हैं, क्योंकि चाइना के साथ बार बार बांग्लादेश की मीटिंग क्या पता आगे आने वाले समय के लिए मुश्किल खड़ी कर दें, और जो पाकिस्तान के साथ भी हम नज़दीकियाँ देख रहे हैं, क्योंकि चीन एक साइड से पाकिस्तान को भी सारे इक्विपमेंट दे रहा है, चाहे फिर ड्रोन की बात करें या अलग अलग चीज़ों की बात करें, वैसे ही बांग्लादेश को दे रहा है। तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुंह बंद करा के चाइना भारत के खिलाफ कुछ तैयारी कर रहा है? देखिए, बांग्लादेश एक बहुत इम्पॉर्टेंट इलाका भारत के लिए, कि हमारा अंडर बेली पड़ता है। ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में आप ये जाएँ, जहाँ कि हमारे अरुणाचल को अभी चाइना कहता है कि वो 90,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा है। यदि आप वहाँ से चिकन नेक की बात करें, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो 19-20 किलोमीटर का जो है, उसके ऊपर बांग्लादेश इधर बैठा हुआ है। तो वो
वो ये होगा ही। जब डोकलाम भी हुआ था तो उस समय भी ऐसा है कि आप उसको कट कर सकते हैं। स्ट्रेटजिक ये है, चुंबी वैली से बांग्लादेश बहुत नज़दीक पड़ता है, वो तो है ही। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यदि भारत को जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स में जो हम्बनटोटा की श्रीलंका की बात होती है, या गुदार जो लेकर आया है, या जो अभी बांग्लादेश में जो बेसिकली ढाका के बाद यदि चिटगांव और वहाँ पर चिटगांव ट्रैक्स के ऊपर में चाइनीज़ की एंट्री है, ऑलरेडी है, और नीचे में आप देख ही रहे हैं सितवे जो अभी भारत ने लिया हुआ है। तो आपने कहा कि चाइना का क्या है, चाइना कोई भी अपनी एडवर्सरी, इंडिया को एडवर्सरी मानता है। हमारी 62 में तो लड़ाइयाँ हुई हैं, गलवान हुआ है, हमारी स्टैंड ऑफ चल रही है। तो चाइना या स्ट्रिंग ऑफ पल्स अपने विजडम के अनुसार तो वो जस्टिफाई हो सकता है, उसकी काट, उसकी एंटी काट। और बांग्लादेश एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो है अभी जो इंडियन ओशन रीजन की हम जब बात करते हैं, बे बंगाल, खास करके ये बे बंगाल, अरेबियन सी को छोड़ दीजिए, तो बे बंगाल के ऊपर कोको आइलैंड, म्यांमार, इंडिया ने कोको आइलैंड, हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक थी नेहरू जी की, कोको आइलैंड को हमने म्यांमार को दे दिया था। म्यांमार ने आज कोको आइलैंड जो हमारा अंडमान निकोबार है उसके ऊपर का इलाका है, वो उन्होंने चाइनीज़ को मोरलेस कहा जाता है कि उनकी ऑब्जर्वेशन पोस्ट बन चुकी है। इसके अलावा मार्च के महीने में 2024 के मार्च की पहली बार जो चाइनीज़ नेवी ने बांग्लादेश की नेवी के साथ बड़े एक्सरसाइजेस किए मार्च में। जून, जुलाई और अगस्त में तो ये हो ही गया ये कांड। इसके पहले अमेरिका जो इलेक्शंस था जो जनवरी के अंदर में हुआ था, जैसे एक 5th टाइम आ रही थी, तो उसके डीप स्टेट नहीं चाहते थे। तो इसमें और इन्होंने केस वो डीप स्टेट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें ISI सबसे बड़ा नाम आता है, उनको यूज़ किया। तो इनकी जो कोजिनब्स है, एक आप बोलिएगा गुट बना करके ये चीज़ें वो करना चाहते थे कि जिस तरह से अफ़गानिस्तान जो पाकिस्तान का वो बोलते थे स्ट्रैटेजिक डेप्थ है, वो यही मानते थे। मगर आज अफ़गानिस्तान उसके इससे स्ट्रैटेजिक तो ख़त्म हो चुका है, अब तो वहीं से चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं। और उसका जो CPAC बनाया गया 2015 में, जो CPAC बनाया, गोदार जो आ रही है 2015 में आई है, और वो मेरे ख्याल से चाइना का BR जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2015 में इन्होंने लॉन्च किया, वो चाइना का सबसे बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम था, वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और फेल होता इसलिए दिखाई दे रहा है कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित, आप POK, ये सारा डिस्टर्ब्ड है। तो चाइना की बौखलाहट उसके नज़रिए से वो सही है, और वो कोजिया होना चाहता था। और उस स्ट्रिंग ऑफ पल्स का जो बांग्लादेश है एक बहुत बड़ा, और उसको मिला हुआ है चिटगांव के अंदर में, ये खुल के नहीं आती है, मगर चिटगांव पोर्ट के ऊपर में। और यूनिस साहब का लिंकेजेस देखिए, ये वहीं उसी यूनिवर्सिटी के अंदर में काम करते रहे हैं, और यही उनका गढ़ है। और पूरे स्टूडेंट लीडर्स जो आज आप देख रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा वहाँ पर कट्टरता ला रहे हैं, इसी उनके पुराने संबंध हैं इसके साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने इन सब चीज़ों को बताया मेजर जनरल के सिन्हा साहब। तो के सिन्हा साहब भी बताने की जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं यूनुस की दोहरी रणनीति, और ख़ास तौर पर चाइना पाकिस्तान को लेकर जो बताया गया है, वाकई में ये लग रहा है कि जो तस्वीर देखने को मिल रही है वो आगे आने वाले समय में बदलेगी या नहीं, ये तो हम भविष्यवाणी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जो तस्वीरें दिखती हैं वही हम आपको दिखाते हैं, और तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोला करती।